इसके अलावा इफ्तिखार गिलानी साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं, जिन्हें अपनी ही पार्टी के सदर शाह गुलाम हैदर ने वोट नहीं दिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आखिर किसकी चॉइस हैं जिनकी वजह से आपने अपनी पार्टी सदर को ही नाराज़ कर दिया है? क्या वजह है कि एक टेक्नोक्रेट को आपने वज़ीर आज़म नामज़द करवा दिया, ना कि कोई मुंतखब शख्स जो वहाँ से मुंतखब हुआ है उसको वज़ीर आज़म बनाते? नहीं, ऐसा नहीं है फवाद साहब। आप गिलास आधा खाली देख रहे हैं, मैं गिलास आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। आप इफ्तिखार गिलानी को मुस्लिम लीग नून का नहीं समझ रहे, लेकिन इफ्तिखार गिलानी जो है पिछले 15-18 साल से PML इनके साथ हैं। ठीक है। 2016 में भी ये वज़ारत उज़्मा की दौड़ में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए। 21 में ज़ाहिर हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 26 की अगर आप बात करें तो पार्टी के कमिटेड साथी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इफ्तिखार गिलानी साहब PMLN के साथ साथ बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ज़रा कश्मीर के मारूजी हालात को भी देखना है, तो सबके लिए काबिल कबूल चॉइस हैं। और ऐसा कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने कई दफ़ा किया, PTI ने कई दफ़ा किया कि अपने पार्टी सदर को जो है वज़ीर आज़म नहीं नामज़द किया। तो मेरे ख्याल से अगर एक यंग ब्लड को वज़ीर आज़म बनाया गया है, और ये बयानियाँ बनाना कि वो कोई इलेक्टेड नहीं है, तो भाई उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया और चंद सौ का फ़र्क आया, और उसके बाद ज़रा वहाँ के कानून के तहत जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पर उन लोगों ने उसको वोट दिया जो लोगों से वोट लेकर आए थे, तो लामहला उसका इंतखाब हुआ। ये हमारी पार्टी के अंदर तो बात जरूर हो सकती है, ज़ाहिर हर बंदा ख्वाहिशमंद होता है कि वज़ारत उज़्मा एक पीक है, और अगर मैं एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूं तो मुझे ये मनसब मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी का जो अमीर है वो मियां नवाज शरीफ है। जो नवाज शरीफ का फैसला है वो पार्टी के लिए काबिल कबूल होना चाहिए, और किसी भी तरफ से ये कहना और कि हम पार्टी के अमीर का फैसला जिसने कबूल नहीं किया, मैं गुलाम कादिर साहब की बात कर रहा हूं, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? चूंकि पार्टी के अमीर का फैसला उन्होंने डिसोन कर दिया ना, उन्होंने तो एब्सटेन किया, वोट उनको नहीं दिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, क्या किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी शाह गुलाम कादिर के हवाले से, वो कि आपने उनको ये ओहदा देने की कोशिश की कि सदर उनको बना दिया जाए, उसको भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? देखिए, बात यह है कि शाह गुलाम कादिर साहब बहुत सीनियर हैं, और मेरे ख्याल से मैं ऑन एयर स्क्रीन पे बैठकर अपनी जमाती किसी बंदे के बारे में कहूँ कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी, इसका फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अमीर की इताअत क्या है कि जब अमीर आपकी पसंद का फैसला ना करे और आप उसके आगे सरनगू हो, तो ये इताअत है और ये फरमाबरदारी है। अगर आपकी पसंद के मुताबिक फैसले हो रहे हैं और आप इताअत कर रहे हैं तो इताअत ना हुई। तो उनके बारे में क्या फैसला होगा ये मियां नवाज शरीफ करेंगे, और मियां साहब का ही फैसला है। और मियां साहब बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, बहुत चीजों को नजरअंदाज भी करते हैं। तो चलिए, अब देखते हैं कि शाह साहब के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। तो मलिक साहब, आप ये फरमाइएगा कि नई हुकूमत बनने से पहले नून लीग के अंदर ही इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर के चैलेंजेस को हल कर पाएगी? इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है हमें तो कश्मीर में। देखें, चले एक ये इन्होंने जो फैसला किया है, तो एक जो वोट को इज्जत दो का एक नारा हुआ करता था मियां नवाज शरीफ साहब का, बिल्कुल, आज उसको दफन करके उसका बिल्कुल जमीन बोस करके और उस पर मज़ार कायम कर दिया। कभी ये भी आपने देखा है कि एक शख्स 2021 में इलेक्शन लड़ा, हार गया, आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। वो शख्स 2026 में इलेक्शन लड़ा, आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, हार गया, और वो कुछ लोगों का मंजूर नज़र था, उन्होंने उसको टेक्नोक्रेट पे मुंतखब करवाया और आपको कहा कि इसको वज़ीर आज़म बनाना है। और आपको इतनी अकल भी ना आई कि आपने सारी जमहूरी रवायात को पस पर्दा रखते हुए उसको वज़ीर आज़म मुंतखब करवा दिया। अब मुझे तो उन लोगों पे हंसी आ रही है और रोना भी आ रहा है कि जिन लोगों ने उसको वोट किया, कि एक शख्स जिसको आवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है पिछले 2 दफ़ा से, आप उसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं। तो ये जो मंतक है ये नून लीग की हो सकती है, ये जो जमहूरियत है ये नून लीग की हो सकती है, और इस तरह के फैसले सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। कोई दूसरी जमात इस तरह के फैसले मेरे ख्याल में नहीं कर सकती। और आने वाले दिनों में इस फैसले का ये देखेंगे कि इन पे क्या असर होगा। कि आप जब देखें एक जमहूरी रवायात से हट के, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जमहूरी रिवायात से हट कर ये फैसला हुआ है, लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान साहब इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जमहूरी रिवायात में इस तरह की मिसालें पहले भी मिलती हैं, साहब की तो ड्यूटी पहले भी मिलती हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना मलिक साहब, आप जो बात कर रहे हैं वही पॉइंट में ज़रा सहर कामरान साहिबा से ही पूछ रहा हूँ। सहर कामरान साहिबा, जैसा कि मलिक साहब भी कह रहे हैं और ज़बान ज़द आम है, सहाफ़ियों का भी ये दावा है कि इफ्तिखार गिलानी साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए नून लीग की क़यादत पर दबाव था।
आप भी इस मौक़िफ़ को ऐसे ही देखती हैं या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि फवाद, मैं तो ये तो नून लीग का अपना अंदरूनी फ़ैसला है कि वो मुंतखब जो है अपने मेंबर को बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म, या जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया उसको बनाना चाहते हैं। इसका जवाब तो उन्होंने अपने मेंबरान को देना है, अपनी जमात को देना है। मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर है कि जिस तरीके से कश्मीर एक कितना सेंसिटिव इशू है और इस पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाया गया। पहले दो वज़रा के जो बयानात थे उनको लेके, और उसके बाद फिर फेजेस पे इलेक्शंस कराए गए, ये कह के जी सिक्योरिटी के नाम पे फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर सिक्योरिटी भी मेंटेन ना हुई। और देखें, प्री पोल रिगिंग से लेके जो है ड्यूरिंग द पोल रिगिंग एंड पोस्ट पोल रिगिंग, तो ये नज़र आ रही है सामने चीज़ें। ये कोई अच्छे, मैं समझती हूँ कि नहीं है प्रेसिडेंट्स जिनको अप्रिशिएट किया जाए। और ये शायद इनको अपने अंदर एक जवाबदेही करनी होगी, और अवाम तो पूछेंगे ही कि कश्मीर जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि अवाम तो पूछेंगे, अवाम तो सवाल करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा नून लीग के लिए कि अब वो इक़्तिदार किस तरह से चलाती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जो इफ्तिखार गिलानी साहब से उम्मीदें हैं अमीर लीफ को क्या वो उन पर पूरा उतरते हैं। पिम्स की मैं ज़रा चाहूँगा कि बात कर लूँ, चूँकि हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, हमेशा से हमने ये देखा है कहीं पर बड़ा सानहा होता है, दुनिया में यही इसकी रिवायत है कि कहीं पे कोई बड़ी चीज़ हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की जाती है। बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं सेहत के हवाले से। कहीं ज़चकी वार्ड में अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो फिर वज़ीर सेहत इस्तीफ़ा दे देता है, कहीं बच्चे जिस तरह पिम्स में वाक़या हुआ है इस तरह के सानहात होते हैं तो इस्तीफ़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तो ये कि कोई ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा, और वज़ीर आज़म को पिम्स आतिशज़दगी कमेटी की रिपोर्ट पेश होना थी, क्या बना उस रिपोर्ट का, अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका है। देखिए फवाद साहब, चूंकि आपने डायरेक्टली पूछ लिया कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो मैं वो शख्स हूँ कि किसी का सब्र नहीं समेटना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी शख्स ने जिम्मेदारी कबूल की, वो आया कि डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं था, उसका नाम मुस्तफा कमाल है, और उसने वज़ीर आज़म साहब से कहा सुबह 10-11 बजे ही, बाकी घंटे दो बाद ही, कि अगर आप समझते हैं तो मैं जो है अपनी ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और आगे कंटिन्यू नहीं करता। तो लेकिन वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर समझते हैं कि उन्होंने खुद देखना है कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार, कितना जिम्मेदार है। और पीएम साहब ने जो पहली मीटिंग ली, जब वो सेटिस्फाई नहीं हुए कुछ सवालों के जवाब पर, तो उन्होंने सेक्रेटरी को सस्पेंड किया। अभी जो इंक्वायरी कमेटी है उसकी सिफारिशात जो है वज़ीर आज़म साहब के पास मेज़ पे पहुंच गई होंगी या कुछ घंटों में पहुंच जाएंगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब किसी भी चीज़ को खातिर में लाए बगैर जो है जो भी रॉन्ग डोर होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। और चाहे वो कोई ईडी हो, चाहे वो जो अस्पतालों को डायरेक्ट देख रहे हैं, जो वजीर हैं, उनका इस्तीफा उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन सेक्रेटरी को उन्होंने बरतरफ कर दिया, ना ही पिम्स के डायरेक्टर को उन्होंने बरतरफ किया। सेक्रेटरी का क्या आखिर कसूर? देखिए, बात यह है कि किसी भी मिनिस्ट्री का रूल्स ऑफ बिजनेस में कस्टोडियन सेक्रेटरी होता है, और ज़ाहिर सेक्रेटरी ने ही प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर भी सेक्रेटरी होता है, तमाम बजट उसके पास होता है। अगर एक सेक्रेटरी 4 या 5 किलोमीटर, यानी इदारे के सरबराह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, देखिए मैं वो उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, इदारे के सरबराह के खिलाफ एक्शन वज़ीर आज़म ने नहीं लेना, इदारे के सरबराह के खिलाफ एक्शन सेक्रेटरी ने लेना है। ईडी लगाया हुआ है किसी को, तो सेक्रेटरी ने लगाया हुआ है, तो वज़ीर आज़म साहब ने सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लेकर नया सेक्रेटरी लगा दिया, कमेटी बना दी। वो कमेटी जो अपनी रिकमेंडेशन देगी, इंडिपेंडेंट उसमें लोग हैं, उसमें जो भी यानी कमेटी की जो सिफारिशात होगी उस पर अमल दरामद होगा। चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, सैर कामरान साहब कुछ ऐड करना चाह रही हैं, आप बहुत कम वक्त रह गया, प्लीज़ ऐड कर दें बस। देखिए, बात ये ऐड करना नहीं चाह रही, मैं फवाद इस पे बात करना चाह रही हूँ तफसील से। ठीक है, मैं 26 तारीख को भी गई हूँ पिम्स, कल भी गई हूँ, कॉलिंग अटेंशन भी जमा कराया। अफसोस की बात यह है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वजीर आजम साहब को अगर किसी ने इस्तीफा पेश किया है तो वही शुरुआत करें, कबूल करें। जब तक एक वजीर जो है इस्तीफा नहीं देता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिप्स इस्तीफा नहीं देता, कौन सी इंक्वायरी? एक सेक्रेटरी को बरतरफ करके आप दूसरे सेक्रेटरी को लगाते हैं, उस सेक्रेटरी पे पहले कितनी इंक्वायरीज हैं। ये जो है ना कॉस्मेटिक मेजर्स नहीं चलेंगे। आपने 14 माह
जिन्होंने 9 माह उन बच्चों को अपने वजूद में उनकी परवरिश की, जब उनको गोद में लेके उनका माथा चूमने का वक्त आया तो आपने जली हुई मैयतें हर माँ को, हर बाप को गम है, और जिसके सामने भी ये विजुअल्स आए हैं, जिसके सामने ये मनाजिर आए हैं, ये सारा वाक़या आया है, वो तो सभी शिद्दत गम से निढाल हैं। और यकीनन ये हम सब के लिए भी अलमिया है कि हमारे यहाँ सानहे हो जाते हैं लेकिन इस्तीफ़ा नहीं आता।